हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग कल अन्य विदेशी लेखों के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन और मूर्तियाँ तथा चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक में क्या क्या आता है? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ तथा चित्रकला आते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिलेख। अभिलेख में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजगोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। ठीक, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजगोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। अब ईसा पूर्व किससे कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक, अब ईस्वी किसे कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं फ्रेंड्स। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बोगजगोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नाशत्य यानी अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ठीक, इंद्र, मित्र और वरुण तथा नाशत्य यानी अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। किसके हैं? अशोक के हैं। ठीक, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा यूनानी तथा अराइमेइक लिपियों में मिले हैं। ठीक, क्या क्या है? अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में मिले हैं। ठीक, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसन नगर यानी विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ठीक, मंदसौर अभिलेख से किसका उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक, कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इससे। सबसे पुराना अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। ठीक, और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। सिक्के। ठीक, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते हैं। ठीक, प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। भारत का प्राचीनतम सिक्का कौन सा है? आहत सिक्का है। ठीक, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के है। ठीक, 5वीं सदी के है। ये ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ठप्पा मारकर बनाया जाता था, जिसके कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। ठीक, सातवाहनों ने शीशे के गुप्त तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी यानी जिसे आप
इंग्लिश में इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। ठीक, ये सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, कुछ स्मरणीय अभिलेख हैं याद करने के लिए। आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपके ये सारे अभिलेख हैं और ये किसके शासक काल में आया था ये देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक, ये किसके शासन काल में आया था? कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। ठीक, जूनागढ़ या फिर जिसे आप गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये किसके शासक काल में? रुद्रदमन के, किसके? रुद्रदमन के। नेक्स्ट है आपका नासिक अभिलेख, ये किसके शासक काल में आया था? गौतमी बलश्री के। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। और जूनागढ़ अभिलेख ये और हाथी गुम्फा, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके शासक काल में आया था? समुद्रगुप्त के, किसके? समुद्रगुप्त के। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के। ठीक, ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशियन द्वितीय के। नेक्स्ट है आपका ग्वालियर अभिलेख, ये किसके शासक काल में आया था? प्रतिहार नरेश भोज के। ठीक, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के शासन काल में आया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देवपाड़ा अभिलेख, ये किसके शासन काल में प्राप्त हुआ था? बंगाल शासक विजयसेन के। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासन में प्राप्त हुआ था? कलिंग राजा खारवेल के। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन के। नेक्स्ट है आपका नासिक अभिलेख, ये आपके गौतमी बलश्री के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसके शासक काल में प्राप्त हुआ था? समुद्रगुप्त के। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय के। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मूर्तियाँ, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। भरहुत, बोधगया तथा अमरावती की मूर्तियाँ में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मतलब वहाँ के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है उसको देखकर। ठीक, नेक्स्ट है आपका अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक, अजंता और एलोरा ये आपका महाराष्ट्र में यानी मुंबई में। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इतिहास का विभाजन। क्या है? इतिहास का विभाजन। अब देखते हैं फ्रेंड्स इतिहास का विभाजन कितने भागों में हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेष सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्या क्या है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आगे चलते सबसे पहले देखेंगे, पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इस काल में इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला आपका पूरा पाषाण काल, नेक्स्ट आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका नवपाषाण काल। ठीक, कौन कौन सा है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन में है। ठीक, भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है। ठीक, आगे है पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में पहियों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था।
पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि नवपाषाण काल में किन किन चीज़ों का आविष्कार या फिर प्रयोग हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था, यानी पहिए और आपका कृषि और मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा तीनों को। नेक्स्ट है आपका मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है आपका पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। कृषि तो हुई थी नवपाषाण काल में, लेकिन पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है आपका पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण कालीन महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मध्यपाषाण कालीन महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्जहोम यानी जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे। ठीक, नेक्स्ट है आपका दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, अब तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़े, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का विकास तो हो ही चुका था, किंतु इस काल में लिपि को पढ़ने में भी सफलता नहीं मिल सकी है। मतलब इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। नेक्स्ट है गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृगभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृगभांड संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो आद्य काल संबंधित है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल। आगे आपका तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। ठीक, मतलब इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के बारे में मुख्य वर्णन किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं ताम्रपाषाण काल। क्या है? ताम्रपाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार के साथ साथ उपयोग किया या फिर प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक या फिर कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। ठीक, मतलब जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग औजारों को बनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है हमारा भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी अहाड़ एवं गिलुंद। ठीक, कहाँ भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहाँ है? अहाड़ एवं गिलुंद। पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मालवा, कायथा और एरड़ और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने जाते हैं। कहाँ का उत्कृष्ट माना जाता है? मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट माने गए हैं। ठीक, जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। क्या है? जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवती अथवा तांबा वाली जगह है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक
हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है।